हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से G20 मीटिंग को लेकर के जो प्रेजेंट टाइम में इटली में ऑर्गेनाइज हो रही है। इस मीटिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोविड को लेकर के इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव किए, सबसे पहले उनके बारे में बताया। ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ के ऊपर जब डिस्कशन चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाना चाहिए सारे के सारे G20 कंट्रीज को, ताकि इजीली इस पेंडेमिक को हम इरेडिकेट कर सकें। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या नए इनिशिएटिव किए और किस तरीके से इस पेंडेमिक से फाइट की, और अदर कंट्रीज को, ना सिर्फ इंडिया ने अपने कंट्री को हेल्प की बल्कि जो अदर कंट्रीज है, रीजनल एरिया में कंट्रीज हैं, उन सब को भी हेल्प पहुंचाने की कोशिश की। इंडिया ने 150 कंट्रीज तक अपने जो भी मेडिकल सप्लाईज हैं वो प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट टाइम में हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हमारी जो वैक्सीन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने खुद के घर में प्रोडक्शन की कोवैक्सीन को लेकर के। कोविशील्ड जो है वो यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ में कोलैबोरेशन के साथ में इसको बनाया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर के इसको प्रोड्यूस किया। इसका यूज़ किया गया, बहुत सारी कंट्रीज़ को इसको भेजा गया और इसी का रिजल्ट रहा कि हमने अपने रीजनल एरिया में इस पेंडेमिक से फाइट करने में सभी की हेल्प की। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 मीटिंग के दौरान जो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर के ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को 15% तक डिसाइड कर दिया है। ये चीज़ें जो हैं वो टैक्स इविजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को भी प्रिवेंट करने का काम करेंगी। अब ये टैक्स क्या है, इसमें क्या होता था कि पहले बहुत सारे कंट्रीज किसी भी कंपनी को ऐसे बोलते थे आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से बहुत सारे एरिया ऐसे टैक्स हेवन के रूप में डेवलप हो गए थे, जिससे अदर कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब एक मिनिमम टैक्स डिसाइड कर दिया गया है कि इतना टैक्स तो हर कंपनी के ऊपर लगाया ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्लोबली लेवल पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इंडिया है वो चाहता है कि कोलैबोरेशन के साथ में हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ओके, कंप्रीहेंसिव ग्लोबल सॉल्यूशन के रूप में रिक्वायर्ड है प्रेजेंट टाइम में जो पेंडेमिक है और आने वाले फ्यूचर टाइम में जो पेंडेमिक है उसके लिए कंप्रीहेंसिव ग्लोबल सॉल्यूशन एक मेजर मतलब एक फाउंडेशन है। अब यहाँ पर जब वो इटली की विजिट कर रहे हैं उसी समय उन्होंने कैथोलिक चर्च को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो हेड हैं पोप फ्रांसिस, उनको इनवाइट किया है कि आप इंडिया आइए और इंडिया में हमारे यहाँ पर विजिट कीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो मनरेगा को लेकर के है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो फंडिंग है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मनरेगा ने एक मेजर रोल प्ले किया है उन सारे लेबरर्स के लिए जो सिटी में वर्क करते थे, लेकिन वहाँ पर उनकी जॉब चले जाने के कारण जब वो गांव में वापस आए तो मनरेगा एक्ट के अकॉर्डिंग उनको बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाई गई। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी पैसे की कमी है, जो भी फंड की कमी है, उसको रेगुलर क्रिएट किया जाएगा। रेगुलरिटी के बेसिस पे उस फंड को जो है वो रेगुलर किया जाएगा और जो भी कमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो फंडिंग है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। कल हमने डिस्कस कर लिया था वैसे मनरेगा के बारे में कि ये जो एक्ट है 2005 में आया था, इसमें जो फंडिंग है वो 60:40 में मतलब कितना पैसा, जो पैसा सैलरी में जाएगा वो 60 रहेगा और जो 40% जो पैसा है वो जाएगा यहाँ पर जो भी सामान लगता है मनरेगा के अंडर। जो पैसा है, जो मनी दिया जाता है वर्क के बदले में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसमें ये गारंटी दी जाती है कि आपने जॉब कार्ड बनवाया उसके 15 डेज के अंदर आपको जॉब दी जाएगी। और अगर जॉब नहीं मिलती है तो जो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो पैसा दिया जाता है ना, कि आपको भाई जॉब नहीं दी गई, इतना पैसा आपको दिया जाए ताकि आप अपनी बेसिक नीड कंप्लीट कर सको, वो जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, वो पैसा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
उन्होंने ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पर जो मुंद्रा पोर्ट है उसमें 3000 किलोग्राम हीरोइन को हमने सीज किया है, मतलब एक तरीके की जो ड्रग्स होती है उसको हमने सीज किया है, और हम चाहते हैं कि पता चले कि किस वे के थ्रू इंडिया में ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट की आप लोकेशन देख लीजिए, गुजरात में यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट सिचुएटेड है और ये है कांडला पोर्ट। ओके, इसके अलावा हमने अब स्टार्टिंग में G20 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ना जिनके नाम लिख रखे हैं वो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो G20 के मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। हमारे यहाँ पर अगर हम बिल्कुल रीजनल में बात करें तो चाइना इसका मेंबर है, और यहाँ पर नॉर्थ में ये है रशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो भी इसका मेंबर है, जापान, साउथ कोरिया, ये सब G20 के मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है। हमने एक इशू डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो भी CP कनॉट प्लेस वाली जगह है वहाँ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से रहने नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको वहाँ पर सोप नहीं लगाने दी जा रही है, वहाँ से हटा दिया गया है। इसको लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने सिटी गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार को ये बोला है कि आपने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का पुअर इम्प्लीमेंटेशन किया है। आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए प्रॉपर जगह आप बनाइए कि यहाँ पर रह करके आप अपने सामान को बेच सकते हो। ये जो प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से हर एक एरिया में, जैसे कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, खान मार्केट, जनपथ, गोले मार्केट, इन सभी एरियाज़ में जो टाउन वेंडिंग कमेटीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोविज़न है कि भाई हमें जो भी जगह है ना वो डिसाइड की जाएगी, और जगह के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर बताया भी गया है 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसमें बोला गया है नो स्ट्रीट वेंडर शैल बी इविक्टेड और एज द केस मे बी relocated till the survey specified under subsection 1 has been completed and the certificate of vending is issued to all street vendors। मतलब आप उनको ऐसे ही नहीं हटा सकते हो, पहले तो आप उनको सर्टिफिकेट दो कि भाई आप स्ट्रीट वेंडर्स हो, उसके बाद में उनको रीलोकेट करो। अगर आप उस जगह से हटा रहे हो तो रीलोकेट जब कर दोगे, उनके लिए जगह बना दोगे, तभी आप उनको हटा सकते हो। और इसमें कैसे हटा दिया गया, बोल दिया गया कि नहीं नहीं आप यहाँ पर शॉप नहीं लगा सकते हो। ओके, तो ये एक अच्छा इशू है और उनका जो रिज़ल्ट आया है वो भी बेहतरीन है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इनकी वजह से इनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अब देखो जो ईमानदारी से कमा रहा है उसको आप उसकी लाइवलीहुड से हटाओगे तो जीने के लिए वो कोई ना कोई अपना रास्ता तो निकालेगा। अब जो वे है वो गलत भी हो सकता है उसके बाद में। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो कॉपरेशन है वो मेंटेन रहे तो इस तरीके की जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है, आज 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और आज इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारे इंडिया में जब इंडिया फ्रीडम गेन कर रहा था उस समय 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सब को जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 से, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखो, मेधा पाटकर, आप जानते हो कि मेधा पाटकर को एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन लीडर मेधा पाटकर, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन किया है विशाखापट्टनम में। वहाँ पर एक स्टील प्लांट था, उसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो मेधा पाटकर चाहती हैं कि यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं उनके सारे जो भी बेसिक होने चाहिए, जो भी फाउंडेशन होना चाहिए, उन सबको सिक्योर करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। गवर्नमेंट जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन अपना रही है उससे बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका गलत इफेक्ट गिर रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये राजस्थान में है। द क्लाइमेट चेंज एक्सपर्टीज विल बी डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अमंग द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन राजस्थान विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 7 से, यहाँ जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना बॉर्डर को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा रीजन है उस एरिया में, यहाँ पर ये G20, ये देखो ये इंडिया है ना,
यहाँ पर ये देखो चाइना के साथ में यहाँ पर बीच में ये जो गैप दिख रहा है ये तो जापान आ गया, और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो दोबारा से हम चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट मेजरली अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, तो उस एरिया में जो चाइना है उसने अपनी पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी है। यहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना डेवलप कर रहा है, हालांकि इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कोशिश की जा रही है इंडिया और चाइना के रिलेशन को मेंटेन करने की। लेकिन जिस तरीके से ये पेट्रोलिंग टीम दोबारा से बढ़ रही है उससे हो सकता है कि हमारे जो बॉर्डर इशू हैं वो दोबारा से देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को लेकर की, 22 नवंबर को वो इंडिया की विजिट पर आएंगी। इसके अलावा ना सिर्फ वो इंडिया की विजिट पर आएंगी, इसके अलावा जो हमारे अदर एरियाज़ हैं, जिसमें अगर हम बात करें सियोल वाला एरिया जो साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहाँ भी वो विजिट पर जाएंगी। मतलब हमारे आसपास के जो और भी कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेशली जो ट्रेड है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। न्यू दिल्ली, टोक्यो जापान की कैपिटल, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल, वहाँ पर ट्रैवल करेंगी और ट्रैवल करके इंडो पैसिफिक रीजन एरिया में ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलियन स्पीसीज को लेकर की। एलियन स्पीसीज जो हमारे नेटिव एरियाज में नहीं है, लेकिन बाहर से मान लो हमने कुछ एक्सपोर्ट किया और उसके साथ में विदेशों से, फॉरेन कंट्री से कुछ ऐसे बीज आ जाते हैं, सीड आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गिर करके यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, लोकल एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी को बेसिस बना करके एक पुणे बेस्ड एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इन्वेजिव एलियन स्पीसीज IAS इसको लॉन्च किया है, ताकि ये जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो मीनेस है, उसको कॉम्बैट करने के लिए एक ग्रीन फोरम उन्होंने बनाया है, जिसमें फ्लोरा एंड फोना को ज़्यादा नुकसान ना हो। सिटी बेस्ड एक बॉटनिस्ट है और वो कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर सचिन पुनेकर उनका नाम है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो भी एलियन स्पीसीज हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, जैसे फार्मर्स को हो गया, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हो गया, इन सभी को नुकसान होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन हुई थी उसमें IAS एलियन स्पीसीज को डिफाइन किया गया था, एंड एलियन स्पीसीज हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड थ्रेटन इकोसिस्टम हैबिटाट्स और स्पीसीज विद सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म एंड हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाम जो है वो पुनेकर, क्या नाम है, सचिन पुनेकर, डॉक्टर सचिन पुनेकर, ये आप नाम ध्यान में रखिए। अगर इस तरीके की बायोडाइवर्सिटी को, तो इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो कि महाराष्ट्र में इस तरीके का एक इनिशिएटिव ग्रीन रिफॉर्म यूज़ किया गया है, स्टार्ट किया गया है डॉक्टर सचिन पुनेकर के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो भी एलियन स्पीसीज है उनको खत्म किया जाए। अब देखो इस तरीके की अवेयरनेस पूरे इंडिया में अगर फैलती है तो हर एरिया में इस तरीके से कोई ना कोई एक्टिविस्ट सामने आए और इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, यहाँ जो आर्टिकल है वो अभी हमने कुछ समय पहले जो एक्ट आया था, स्पेशली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसमें एक नई कैटेगरीज define new categories of vulnerable women who are allowed termination up to 24 weeks upon meeting certain condition and with the permission of 2 doctors। इसमें हमने ये माना था, अब इसमें न्यू कैटेगरीज माइनर्स को भी इंक्लूड किया गया है। माइनर्स, मान लो किसी के साथ में माइनर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, जिनके साथ में सेक्सुअल कुछ गलत हो जाता है और अगर उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको ये लिमिट उनके लिए एक्सपेंड की गई है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अबॉर्शन रूल्स टू एड माइनर्स, दीज रिकॉग्नाइज देम एज वनरेबल एंड सीक टू मेक सर्विसेज एक्सेसिबल। ओके, तो ये सारी चीज़ें कि 20 वीक से ज़्यादा का अगर मतलब जो वीमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उनको लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए तो एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी होनी चाहिए, और 24 वीक से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर से कंसल्टेंसी के बाद में अगर वो अप्रूवल देते हैं तो वो टर्मिनेशन किया जा सकता है। पहले का जो एक्ट था उसमें इसको 12 सप्ताह तक और 12 से 20 वीक तक का इसको एक्सटेंड कर रखा था, मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो वीमेन हैं उनको और ज़्यादा जो राइट्स हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था कि देखो विमेन का खुद का राइट है कि प्रेगनेंसी रखनी है नहीं रखनी है, उसमें अगर जो अदर मान लो ये बोला जा रहा है कि कमेटी बनेगी, कमेटी डिसाइड करेगी, तो उनके जो खुद के राइट्स हैं वो तो सेव ही नहीं हो पा रहे।
हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन पहले से जो टर्मिनेशन टाइम को जो बढ़ाया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लेबनान को लेकर के है। लेबनान में 4 गल्फ कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से हटा लिया है, जिसमें अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो यूएई ने, उसके बाद में जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ से अपने एरिया को हटाने, क्योंकि मेजर रीज़न ये था कि जो लेबनान है उन्होंने यमन में जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने अपना इंक्रोचमेंट किया है उसी को लेकर के उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था और उसी के बेसिस पर ये रिमूवल किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो, तालिबान अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स टेक चार्ज ऑफ मिशन इन पाकिस्तान। Pakistan has quietly allowed the Taliban appointed diplomats to take charge of the Afghan embassy and consultates in the country, a media report said on Saturday। मतलब पहले अफगानिस्तान की जो एम्बेसी पाकिस्तान में हुआ करती थी ना, अब वहाँ पर अप्रूवल दे दिया है पाकिस्तान ने कि तालिबान जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है। मतलब एक तरीके से जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जो गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई है, उसको अप्रूवल दिया जा रहा है हर एरिया में। अभी हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था कि ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस चल रहा है उसको सोल्व करने के लिए भी उनको असिस्टेंट देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, साइंस पेज से, यहाँ जो आर्टिकल है वो हमारी अर्थ की जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप मान लीजिए या इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके की है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक क्लू पता किया है कि हमारी द स्टडी बाय आईआईटी खड़गपुर साइंटिस्ट एड्स ए क्लू टू द पजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मून। उन्होंने मून के फॉर्मेशन पे एक बात बोली है और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि अर्थ की डेप्थ को अगर हम डिस्कशन करें तो एक मिनरल हमें सीन होता है और उस मिनरल का नाम उन्होंने बताया है ब्रेनमाइट। यहाँ देखिए, ब्रिजमैनाइट, which is the most abundant mineral in the interior of the earth within the Cattol L6 chondrite meteoroid. This finding adds evidence to the moon forming giant impact hypothesis। इस तरीके से खोज करने की कोशिश की है कि यहाँ पर 2012 के समय में अगर हम देखें तो एक मीटेरोइड यहाँ पर इस एरिया में, महाराष्ट्र का जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में एक मीटेरोइड आकर के गिरता है और उसकी वजह से जो एक तरीके से जो प्लेस बनता है, जब उसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की गई तो यहाँ पर ये जो मिनरल काफ़ी एबेंडेंट नेचर में पाया गया। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का मैप अगर हम देखें तो अर्थ के सबसे ऊपर क्रस्ट पाई जाती है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मेंटल होता है और जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं। मैक्सिमम जो अर्थ की जो डेप्थ यहाँ पर बताई गई है 6378 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ FAQ पेज से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। 126 ईयर ये ओल्ड डैम है और इसमें वाटर लेवल को लेकर के क्या सेफ्टी इश्यूज बने हुए हैं। देखो, ये जो मुल्ला पेरियार डैम जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था उस समय इसको बनाया गया था। बनाने का कारण ये था कि तमिलनाडु वाले रीजन में जो एरिड रीजन है उन एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जाए, लोगों को जो पीने का ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया था। टाइम टू टाइम इस डैम के लिए अगर हम देखें तो इस डैम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनी। उन कमेटीज़ में सबसे पहले डिसाइड हुआ था, देखो, महाराजा ऑफ त्रावणकोर 1999 ईयर पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन October 29, 1886 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुल्ला पेरियार डैम अक्रॉस द पेरियार इन द प्रेजेंट इडुगी डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से ये डैम बना। अब ये डैम बना तो उसमें वाटर को एक तरीके से रोका गया, स्टोर किया गया। अब प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बहुत पुराना हो चुका है ये डैम, तो ये लगता है कि मान लो इसमें कहीं से लीक होता है, टूट जाता है ये डैम, तो इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसकी एक हाईएस्ट लिमिट सेट की थी। अब उसी को लेकर के प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहा है कि यहाँ पर हैवी रेन होने की वजह से केरला में इस डैम में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है, जिसको केरला चाहता है कि इसको और कम किया जाए, जिसकी वजह से ये सेफ रह सके। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसका अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, एक और डैम बनाया जा रहा है। वो डैम जब प्रिपेयर हो जाएगा तो इस डैम के अंदर ज़्यादा लिमिट की पानी की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु चाहता है, देखो, इस डैम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत पहले से 1979 में अगर हम देखें, यहाँ देखिए, केसी थॉमस
जिन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक मीटिंग को एक ट्राई पार्टी मीटिंग को चेयर किया था और उसमें डिसीजन लिया गया था कि तमिलनाडु में 152 फीट टू 136 फीट तक यहाँ पर वाटर का अवेलेबल रहेगा। 1990s का टाइम जैसे ही आता है दोबारा से कमेटी बनती है, इसमें 142 डिसाइड किया जाता है, उसके बाद में 136 डिसाइड किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी डिसीजन दिया है कि यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो एक 142 लिमिट तक ही रहनी चाहिए। देखो मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा सिस्मिक जोन 3 जो है, हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग सिस्मिक जोन में आता है और ये वाला जो रीजन है जहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम है ये सिस्मिक जोन 3 में आता है। यहाँ पर पहले भी ऐसे इफेक्ट देखने को मिल चुके हैं कि जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसी को लेकर के कंसर्न है केरला को कि यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो, जिसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो यहाँ के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम वाले रीजन में जो पीपल रहते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फेसबुक को लेकर के। फेसबुक का नाम चेंज किया गया है, मेटा इसको नया नाम रखा जाएगा और इसका जो ये लोगो है वो इस तरीके से बनाया गया है। अब देखो ये इसमें जब पूछा गया कि भाई आप नाम क्यों चेंज कर रहे हो तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जो मेटा नया नाम है वो ये दिखाएगा कि हम क्या हैं और हम फ्यूचर में क्या आशा रखते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बनाएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है प्रोफाइल्स पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो COP26 को लेकर के है। सभी को पता है ग्लासगो में मीटिंग होगी। इससे पहले सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही वो COP21 रही थी, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया था, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब के ऊपर ट्रांसफ़र के ऊपर बात किया गया था। अभी IPCC की रिपोर्ट आई और IPCC की रिपोर्ट में ये माना गया कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें 1850 से 2020 के बीच के एरिया को अगर हम देखें, टाइम पीरियड को देखें, तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। पहली बार रीजनल एरिया मतलब अलग अलग एरिया का अच्छे से व्यू किया गया इस रिपोर्ट में और ये माना गया कि हर एरिया में जो टेम्परेचर इंक्रीज है, जो बढ़ रहा है, उसमें अलग अलग लेवल है। जिसमें हमारे इंडिया के चारों तरफ जो ओशियन है उसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पर वाटर जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2100 जब तक आएगी, मतलब जब तक ये ईयर आएगी तब तक 2.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका होगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये किया जाए कि एमिशन जो है उसको कम किया जाए। वैसे पहले ही ये डिस्कशन किया जा चुका है कि 2030 तक हम अपनी GDP का 35% तक, 33 से 35% तक कम करेंगे। इसके अलावा और भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे। और भी अगर हम देखें तो कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट कवर जो है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। अब देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इस तरीके के जो डिस्कशन है वो तो पहले ही हो चुके हैं। ओके, पहले ही डिसाइड हो चुका था कि ये काम करेंगे, लेकिन जो एमिशन जो कंट्री ज़्यादा कर रही हैं वो अपने ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा पा रही हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि ग्लोबली लेवल पर हम सभी को एक टारगेट फिक्स करना होगा, एक ईयर डिसाइड करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने, अगर हम देखें, US ने डिसाइड कर लिया है 2050 और जो चाइना है उसने डिसाइड कर लिया है 2060 कि जब तक हम जीरो एमिशन लेकर के आएंगे। लेकिन इंडिया ने जैसे थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है नहीं डिसाइड किया है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये बोलती हैं कि आपने अपने यहाँ पर हर चीज़ को लेकर के डेवलपमेंट कर लिया है, ग्रोथ कर ली है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी ग्रोथ की स्टेज में है। उनको आपके इक्वल आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, और जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एमिशन निकल करके आएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज ये चाहती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ मोर फोकस करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, मोर फोकस करें फंडिंग के ऊपर अदर कंट्रीज़ को, ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको इजीली हम सॉल्व कर सकें। अभी तो देखो COP26 की मीटिंग होगी और इसमें क्या क्या आउटकम्स निकल करके आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।